हेलो। राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड, आज की प्रश्नोत्तरी प्रयोगवाद से है और ये अंतिम प्रश्नोत्तरी है। और आज की प्रश्नोत्तरी बेहद ही शानदार होने वाली है फ्रेंड। अगर आप लोगों ने मेरी आगे की वीडियो नहीं देखी है जो कि छायावाद टॉपिक पर और प्रगतिवादी टॉपिक पर बनाई गई प्रश्नोत्तरी की है, तो जाके वीडियो को पूरा देखिए फ्रेंड। अपनी परीक्षा को और भी शानदार बनाइए प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। तो चलिए चलते हैं, आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता कौन बैठा है। विकल्प ए है पहाड़, विकल्प बी है वन, विकल्प सी है नदी और विकल्प डी है, यहाँ पर विकल्प डी का ऑप्शन कट गया है तो विकल्प डी है पर्वत। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प ए। महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता पहाड़ बैठा है। उक्त पंक्ति सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित कविता शाम एक किसान से ली गई है। इन पंक्तियों में पहाड़ को एक किसान के रूप में, नदी को चादर और सूरज को चिलम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और एक बात कहना चाहूँगी फ्रेंड कि यहाँ पर जो महत्वपूर्ण तथ्य है ये बहुत ही प्रमाणित और आए हुए विगत वर्ष की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न ही हैं, जो एक तथ्य व्याख्यायित रूप में तथ्य के रूप में यहाँ पर संग्रहित किया गया है। तो आप लोग तथ्य को पूरा देखिए और आप लोग को प्रश्नोत्तरी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किस टॉपिक पे आगे की प्रस्तुति आप लोग को चाहिए इसको भी ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसी टॉपिक पर प्रस्तुति बना के आप लोग को दूं। तो वीडियो को पूरा देखिए फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न है, अंधेरे में कविता की अंतिम पंक्तियां उस अस्मिता या आइडेंटिटी की खोज की ओर संकेत करती है जो आधुनिक मानव की सबसे ज्वलंत समस्या है। निस्संदेह इस कविता का मूल कथ्य है अस्मिता की खोज। अंधेरे में कविता के विषय में यह कथन किसका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेहद ही महत्वपूर्ण। और इसकी जो व्याख्या दी गई है फ्रेंड तथ्य के रूप में, उसको पूरा देखिए, उसमें बहुत सारे तथ्य और बहुत सारे प्रश्न जो है समाहित है। चलिए देखते हैं उत्तर इसका। इसका सही उत्तर है नामवर सिंह। यह कथन जो है नामवर सिंह का है। रामविलास शर्मा ने अंधेरे में कविता को विप्लव कहा है। रामविलास शर्मा ने अंधेरे में कविता को विप्लव कहा है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा है, यह काव्य नायक संघर्षरत है, इसलिए उसकी पीठ पर नहीं यक्ष पर घाव है। देखिए कितने महत्वपूर्ण तथ्य है। यहाँ पर देखिए रामविलास शर्मा के कथन को भी संग्रहित किया गया है और विश्वनाथ त्रिपाठी के भी कथन को संग्रहित किया गया है। और भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य मिलेंगे फ्रेंड, और जो कि प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। संभावित प्रश्नों के साथ आपको विगत वर्ष के आए हुए प्रश्नों के उत्तर को भी देखने को मिलेगा फ्रेंड। तो इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें और एक भी प्रश्न छूटने ना पाए। आगे है, वह सकर्मक है, शक्ति का पुंज है, किंतु फटे हाल है, क्योंकि यह करुणा से युक्त होकर समाज के शोषित जनों का प्रतिनिधि बनता है। यह संस्कृति पुरुष मध्य वर्ग के आदर्शवादी, दृष्टि दृढ़ चरित्र और जीवन की सुविधाओं से समझौता न करने वाले व्यक्ति का प्रतीक है। आगे है, जिंदगी के कमरों में अंधेरे कोई एक लगातार लगता है चक्कर, आवाज पैरों की देती है सुनाई बार बार। अंधेरे में कविता की प्रारंभिक पंक्तियों के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन है। तो ये प्रश्न था फ्रेंड और इसका विकल्प देखते हैं। विकल्प ये है, कविता का आरंभ काव्य शैली का चमत्कार मात्र है। विकल्प बी है, कविता का आरंभ रहस्यमय दृष्टि से होता है। सी है, नाटकीय आरंभ है। और विकल्प डी है, वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक न पाई गई रचनाकार की अभिव्यक्ति है। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड
सही उत्तर है विकल्प ए। जिंदगी के बार बार अंधेरे में कविता की प्रारंभिक पंक्तियों के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन कविता का आरंभ काव्य शैली का चमत्कार मात्र है। शेष विकल्पों के कथन सत्य हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध तार सप्तक 1943 ईस्वी के कवि हैं। मुक्तिबोध की कविताओं में नाटकीयता और रहस्य मुख्य रूप से विद्यमान है। देखिए फ्रेंड, ये सब प्रश्न बने हुए हैं कि किसकी कविता में नाटकीयता और रहस्य मुख्य रूप से विद्यमान है, तो हम यहाँ बता सकते हैं कि यह मुक्तिबोध की कविता में विद्यमान है। तो इसलिए मैं बार बार जोर देकर कहती हूँ फ्रेंड कि आप लोग ये जो महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं इसको जरूर देखें। यहाँ से कई सारे प्रश्न हमारे बन सकते हैं और बने हुए हैं जो विगत वर्ष की परीक्षा में प्रश्न आए हैं। मैंने उन्हीं को यहाँ पर जो है संग्रहित किया है। मुक्तिबोध की कविताओं में नाटकीयता और रहस्य मुख्य रूप से विद्यमान है। मुक्तिबोध की दो काव्य कृतियां प्रकाशित है। चाँद का मुंह टेढ़ा जो कि 1964 ईस्वी का है। भूरी भूरी खाक धूल 1980 ईस्वी का है। मुक्तिबोध चाँद के मुंह को टेढ़ा बताकर पारंपरिक व अभिजात सौंदर्य बोध को नष्ट करना चाहते हैं। अंधेरे में मुक्तिबोध की बहुत चर्चित व लंबी कविता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। शमशेर बहादुर सिंह ने अंधेरे में कविता के संदर्भ में कहा है, यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक तहकता इस्पाती दस्तावेज है। यह कथन किसका है फ्रेंड? तो शमशेर बहादुर सिंह का है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। ये कथन है शमशेर बहादुर सिंह का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम न चलेगा। पंक्ति में मुक्तिबोध का संकेत किस ओर नहीं है? तो नहीं है पूछा गया है फ्रेंड। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ प्रश्न को। अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम न चलेगा। पंक्ति में मुक्तिबोध का संकेत किस ओर नहीं है? तो विकल्प ए है आत्मपरक जड़ीभूत सौंदर्य रुचि का तिरस्कार। बी है मस्तिष्क सिराओं में तनाव पैदा करने का सागर। विकल्प सी है कविता के कमजोर ज्ञानात्मक आधार का स्वीकार। विकल्प डी है अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का संकल्प। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प सी। महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है, अरे इन रंगीन मेरा काम न चलेगा पंक्ति में मुक्तिबोध का संकेत कविता के कमजोर ज्ञानात्मक आधार का स्वीकार की ओर नहीं है। मुक्तिबोध को खबर या भयानक बात का कभी भी कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड, ये प्रश्न बना हुआ है कि खबर या भयानक बात का कवि किसे कहा जाता है? तो मुक्तिबोध को। अंधेरे में कविता का आरंभ अत्यंत नाटकीय और रहस्यात्मक ढंग से फैंटेसी के सहारे मैं के रूप में एक मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी की चिंता से होता है। मुक्तिबोध के अधिकांश समीक्षकों ने अंधेरे में कविता की व्याख्या करते हुए इसे परम अभिव्यक्ति की खोज, अपनी अस्मिता या सामाजिक अस्मिता की तलाश, अपने को साधारण जन में विलय करने के मार्ग की तलाश आदि से संबंध करके देखा है। तो देखिए ये कथन है छोटे छोटे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, किसके संबंध में कहा गया है? तो ये अंधेरे में कविता के संदर्भ में ये सब कथन है। मुक्तिबोध आत्म संघर्ष तथा आत्म साक्षात्कार के कवि हैं, लेकिन उनका यह संघर्ष और साक्षात्कार नई कविता के अधिकांश कवियों की तरह केवल आत्मा या स्वर तक सीमित न होकर सामाजिक संघर्ष और जगत साक्षात्कार की ओर भी उन्मुख होता है। मुक्तिबोध की चर्चित कविताएं निम्न हैं। अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन।
भूल गलती। तो ये मूल गलती नहीं है फ्रेंड, इसको आप सभी बना लीजिएगा, ये भूल गलती है। निम्न में से कौन सा कवि तीसरे तार सप्तक का कवि नहीं है? प्रश्न है, तीसरे तार सप्तक का कवि नहीं है। विकल्प ए कीर्ति चौधरी, विकल्प बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विकल्प सी धर्मवीर भारती, विकल्प डी विजय देव नारायण शाही। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प सी धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती तीसरे शतक के कवि नहीं हैं। तीसरे शतक 1969 ईस्वी में संकलित कवियों का विवरण इस प्रकार है, तो देख लेते हैं। प्रयाग नारायण त्रिपाठी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन, तीसरे हैं केदारनाथ सिंह और चौथे हैं विजय देव नारायण शाही, पांचवें हैं कीर्ति चौधरी, छठे हैं कुंवर नारायण, सातवें हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और आठवें हैं जी फ्रेंड सातवें हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यहाँ पर नंबरिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन मैंने क्रम सही बता दिया है, तो आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अंधेरे में नामक कविता के रचयिता कौन है? अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? विकल्प ए है अज्ञे, विकल्प बी है मुक्तिबोध, विकल्प सी है माथुर, विकल्प डी है दुष्यंत कुमार। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प बी मुक्तिबोध। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं। मुक्तिबोध की दो काव्य कृतियां चाँद का मुंह टेढ़ा है 1964 ईस्वी, भूरी भूरी खाक धूल 1980 ईस्वी, अंधेरे में कविता का पहला प्रकाशन कल्पना में 1964 ईस्वी में आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से हुआ। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा मुक्तिबोध का काव्य संकलन चाँद का मुंह टेढ़ा है एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। अंधेरे में कविता की रचना फैंटेसी शैली में की गई है। मुक्तिबोध की चर्चित कविताएं हैं अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। माझी के पुल से कितनी दूर है माझी का पुल? कौन बड़ा है वह जो नदी पर खड़ा है? माझी का पुल या जो टंगा है लोगों के अंदर। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। विकल्प ए है केदारनाथ अग्रवाल, विकल्प बी है केदारनाथ सिंह, विकल्प सी है कुंवर नारायण, विकल्प डी है धर्मवीर भारती। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प बी माझी के पुल लोगों के अंदर। इन पंक्तियों के रचनाकार केदारनाथ सिंह हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित में कौन तार सप्तक का कवि है? तो यहाँ पर तार सप्तक के कवि के बारे में पूछा गया फ्रेंड कि कौन से तार सप्तक के कवि हैं। विकल्प ए धर्मवीर भारती, विकल्प बी शमशेर बहादुर सिंह, विकल्प सी अज्ञे, विकल्प डी है नरेश मेहता। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प सी अज्ञे। महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। अज्ञे तार सप्तक के कवि हैं। अज्ञे के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुका है, जो इस प्रकार है। पहला तार सप्तक 1943 ईस्वी, दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी, तीसरा सप्तक 1969 ईस्वी, सॉरी फ्रेंड 1959 ईस्वी, चौथा सप्तक 1979 ईस्वी, जबकि धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता दूसरे सप्तक के कवि हैं। प्रत्येक सप्तक में 7-7 कवि की रचनाएं संग्रहित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाम सही है? ए है
दूसरा तार सप्तक, बी है पहला तार सप्तक, सी है तीसरा तार सप्तक और डी है चौथा तार सप तार सप्तक। तो यहाँ पर सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प सी, तार सप्तक। तार सप्तक 1943 ईस्वी, दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी, तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी, चौथा सप्तक 1979 ईस्वी। इन सभी सप्तकों का संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। प्रश्न है धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है। विकल्प ए, वे व्यक्ति स्वातंत्र के विरोधी कवि हैं। विकल्प बी, वे व्यक्ति स्वातंत्र के पक्षधर कवि हैं। विकल्प सी, वे कैशोर भावुकता के कवि हैं। विकल्प डी, वे मिथकी संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले कवि हैं। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प बी। महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। धर्मवीर भारती के संदर्भ में वे व्यक्ति स्वातंत्र के विरोधी कवि हैं तथ्य सही नहीं है, क्योंकि धर्मवीर भारती व्यक्ति स्वातंत्र के पक्षधर कवि हैं। ये कैशोर भावुकता के लेखक हैं। देखिए ये प्रश्न बना हुआ है कि कैशोर भावुकता के लेखक कौन हैं। तो कैशोर भावुकता के लेखक धर्मवीर भारती हैं। ये मिथकी संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले कवि हैं। फ्रेंड ये भी प्रश्न बना हुआ है कि मिथकी संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले कवि कौन हैं। तो धर्मवीर भारती हैं। और देखिए ये जो प्रश्न संभावित प्रश्न पूछा भी गया है तो ये इस तरीके से कि व्यक्ति स्वातंत्र के विरोधी कवि हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसीलिए मैं फ्रेंड बार बार जोर देकर कहती हूँ कि आप लोग तथ्य को पूरा देखें और समझें और अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार बनाएं फ्रेंड। इस बार परीक्षा आपको क्लियर करके ही आना है। और मैं इस नोट से तैयारी करवा रही हूँ फ्रेंड, ये इतनी महत्वपूर्ण इतनी प्रामाणिक नोट है कि इसके बारे में तो मैं कुछ कहना ही नहीं चाहती हूँ। इसकी प्रामाणिकता फ्रेंड उसी दिन सिद्ध होगी जिस दिन आप एग्ज़ाम देकर आएंगे और एक बार फिर से वीडियो को रिकैप करके देखेंगे कि आपको खुद पता चलेगा कि यहाँ से कितने सारे प्रश्न बने हैं। मैं बार बार कहना नहीं चाहती, लेकिन मैं इतना विश्वास ज़रूर दिलाना चाहती हूँ कि आप लोग जब एग्ज़ाम दे के आएंगे फिर एक बार मेरी वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा कि मैं यहाँ से मेरी वीडियो से आपके कितने सारे प्रश्न बने हुए हैं। क्योंकि मैंने जो टॉपिक लिया है फ्रेंड उनसे उन गूढ़ प्रश्नों को भी रखा है और उनके उनसे रिलेटेड कई सारे प्रश्न जो परीक्षा में आ चुके हैं उनको भी रखा है। तो इससे ये साबित होता है फ्रेंड कि किस लेवल की तैयारी जो है चल रही है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। विकल्प ए है मुक्तिमार्ग, विकल्प बी है पिघलते पत्थर, विकल्प सी है अज्ञेय खंडहर, विकल्प डी है प्रलय सीजन। तो यहाँ पर फ्रेंड दिया है भारत भूषण अग्रवाल, रांगे राघव, निराला, शिवमंगल सिंह सुमन। तो किसकी रचना और कौन कवि सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर तथ्य में सही सही पता चल जाएगा फ्रेंड। तो देखते हैं। अजय खंडहर निराला सही सुमेलित नहीं है। इनका सही सुमेलन एवं रचनाकार इस प्रकार है। मुक्ति मार्ग भारत भूषण अग्रवाल का है, पिघलते पत्थर रांगे राघव का है, अजय खंडहर ये निराला का नहीं है, ये रांगे राघव का है। प्रलय सीजन शिव मंगल सिंह सुमन का है। तो ये सही उत्तर रहा फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार हैं। विकल्प ए है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विकल्प बी है धूमिल, विकल्प सी है केदारनाथ सिंह, विकल्प डी है रघुवीर सहाय। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प सी। जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार केदारनाथ सिंह हैं।
इनकी अन्य काव्य कृतियाँ हैं अभी बिल्कुल अभी, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, बाघ, लंबी कविता है, टालस्टाय और साइकिल आदि। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य कृतियां हैं काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग आदि। सुदामा पांडे धूमिल की काव्य कृतियां हैं संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र आदि। रघुवीर सहाय की काव्य कृतियां हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियां, एक समय था आदि। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की है? विकल्प ए है संसद से सड़क तक, बी है मछली घर, सी है हरी घास पर क्षण भर, डी है साय में धूप। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प सी, हरी घास पर क्षण भर। महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं, दी गई कृतियों का विवरण इस प्रकार है। संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल, मछली घर विजय देव नारायण शाही, हरी घास पर क्षण भर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का है, साय में धूप दुष्यंत कुमार का है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड, संशय की एक रात किस कवि की कृति है? विकल्प ए अज्ञेय, बी है नरेंद्र शर्मा, सी है नरेश मेहता, डी है केसरी कुमार। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प सी, संशय की एक रात राम कथा पर आधारित नरेश मेहता की कृति है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही हो जाता है, यह संशय की एक रात जो रचना है यह किस पर आधारित है। तो यह देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि ये राम कथा पर आधारित है, ये जो है ये राम कथा पर आधारित है। चैत्या, प्रभात पर्व, अरण्या नरेश मेहता की अन्य काव्य कृतियां हैं। अरण्या के लिए नरेश मेहता को वर्ष 1988 ईस्वी का साहित्य अकादमी सम्मान प्राप्त हुआ। नरेश मेहता को उनकी संपूर्ण रचना कर्म के लिए वर्ष 1992 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। देखिए फ्रेंड 5 प्रश्न यहाँ से बन जा रहे हैं, तो इसी तरीके से आप लोग अपनी तैयारी को एकदम धारदार बनाइए, ताकि इस बार तो भगवान जो है नैया पार लगा ही दे। बाकी अपनी मेहनत भी होती है फ्रेंड, मेहनत एकदम जूझ के करना है ताकि सिलेक्शन में कोई रुकावट ना आए। और मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना रहेगी कि मेरे सभी साथियों का सिलेक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो विकल्प ए है 1960 ईस्वी, विकल्प बी है 1969 ईस्वी, सॉरी फ्रेंड 59 ईस्वी, विकल्प सी है 1951 ईस्वी, विकल्प डी है 1970 ईस्वी। तो सही उत्तर है विकल्प बी। चारों सप्तकों का प्रकाशन अज्ञेय के संपादकत्व में हुआ था। इनका विवरण इस प्रकार है, सप्तक, प्रकाशन वर्ष और तार सप्तक। तो देखते हैं फ्रेंड पर सप्तक और प्रकाशन वर्ष। तो सप्तक है तार सप्तक, प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी। दूसरा सप्तक प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी। तीसरा सप्तक प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी। चौथा सप्तक और प्रकाशन वर्ष है 1979 ईस्वी। पता नहीं क्यों फ्रेंड बार बार मेरे मुंह से 59 की जगह 69 निकल रहा है, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिएगा मेरे वॉइस, जो मेरी राइटिंग पर भी ध्यान दीजिएगा पीडीएफ में जो है। और मैं अपनी वॉइस को शुद्ध करने की कोशिश कर रही हूँ फ्रेंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयोगवाद की प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड, बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करिए, पूरा देखिए। और हाँ फ्रेंड वीडियो कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं। और आप लोग भर भर के सपोर्ट करिए फ्रेंड। और जिस तरीके से आप लोग कमेंट में इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड। ऐसे ही आप लोग मेरा मनोबल बढ़ाएं ताकि मैं आप लोग को और भी अच्छी वीडियो दे सकूं। चलिए देखते हैं विकल्प ए, मात्रिक छंदों के बजाय वर्णवृत्तों का प्रयोग। विकल्प बी है, बौद्धिकता की अपेक्षा भावुकता की प्रतिष्ठा। विकल्प सी है, नई नई राहों का अन्वेषण। विकल्प डी है, काव्य की पूर्व परंपरा का संपूर्ण निषेध। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प सी, नई नई राहों का अन्वेषण। तो महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञे के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे प्रमुख तत्व नई नई राहों का अन्वेषण करना है। प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 ईस्वी में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। तार सप्तक में नई नई विचारधाराओं के 7 प्रमुख कवियों की रचनाएं प्रकाशित होती थी। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड। वीडियो आप सब लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें। और हाँ फ्रेंड, मैं फिर से कह रही हूँ कि आप लोगों को किस टॉपिक पर प्रश्नोत्तरी चाहिए या फिर और कुछ किस विधा पे आप लोग जो है पढ़ना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें ताकि मैं उसी पे वीडियो बनाऊं और आप लोग को एक अच्छी प्रश्नोत्तरी। और या तो आप साहित्य से पढ़ना चाहते हैं तो साहित्य, विशेष साहित्य की जानकारी, वो सब मैं आप लोग को अपने नोट्स से जो है प्रमाणिक नोट्स से दूंगी। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड। और इतना सारा प्यार सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड। आप लोग ऐसे ही मेरे मनोबल को बढ़ाएं। और ठीक है वे फ्रेंड, वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।